हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 10 दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। तो हमने बच्चों पिछले लेक्चर में सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन दो प्रकार की होती है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। और उस एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट कर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें क्या मिलती है, एनर्जी। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें जो ग्लूकोज होती है वो टूटती है किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने दो केसेस पढ़े थे, ईस्ट का एंड मस्कुलर रेस्पिरेशन। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंगस है, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। और तो अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो प्रोडक्ट्स हम देखते हैं कि वही कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट निकलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन वाटर की जगह क्या बनता है, अल्कोहल। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में हमें वाटर नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। और यह हमें कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट में। तो ईस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ईस्ट क्या होती है। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसमें हमें बडिंग देखने को मिलती है। कई बार हमें बड इतनी लंबी देखने को मिलती है, चेन ऑफ बडिंग, के हमें लगता है ये मल्टी सेलुलर है, पर ऐसा नहीं है। तो ईस्ट क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और यह अनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं, मतलब ये सांस लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो इसी वजह से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर की जगह अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। इसी वजह से ये है अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। प्लस बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी ईस्ट का बहुत यूज़ किया जाता है। तो कहा जा सकता है कि ईस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है इंडस्ट्रीज़ का। तो जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री एंड बेकिंग इंडस्ट्री टोटली इस पर डिपेंड होती है। तो अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर अनएरोबिकली। तो जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज़ मस्कुलर रेस्पिरेशन। अगर हम अपनी मसल्स की बात करें तो वहाँ पर भी सेल्स प्रेजेंट है। मसल किसकी बनी है, वहाँ पर भी सेल्स हैं, तो वो भी रिस्पायर करते हैं अनएरोबिकली, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। पर यह रेस्पिरेशन कुछ समय के लिए ही होती है, ये परमानेंट नहीं होती। तो व्हेन देयर इज ए टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल आप भाग रहे हो और आपका जो माउथ है वहाँ से एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही ऑक्सीजन आ सकती है और लिमिटेड क्वांटिटी में ही लंग्स तक पहुँच सकती है, लेकिन आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर कर रही है। तो ऐसे टाइम पे आपकी मसल्स भी रिस्पायर करना शुरू कर देती हैं और क्या करती हैं, फटाफट से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देंगी। लेकिन वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहुंच ही नहीं रही। और तो हमारे शरीर को एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन बदले में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। मतलब ना तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ना हमें वाटर मिला, उसकी जगह सीधा क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो कहा जा सकता है कि जब हम कोई भी हैवी वर्क करते हैं, जैसे एक्सरसाइज, दौड़ने का वर्क, साइकिलिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, तो हमारे पाँव वगैरह दुखने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि उस समय हमारे शरीर को बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, पर इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी तक पहुँचती नहीं, क्योंकि हम ऐसे पढ़ भी चुके हैं पहले रेस्पिरेशन के अंदर कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज टूटकर क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड हमें क्या दे रही है, एनर्जी। तो ऐसे कहा जा सकता है कि हम ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं पहुंच रही, इसलिए इसी वजह से तो मसल रिस्पायर कर रहे हैं। तो फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, मसल सेल्स में। हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की जगह क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो यह प्रोडक्ट बन रहा है इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें अल्कोहल तो कम से कम बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, प्लस एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप रनिंग करते हुए एथलीट को देख सकते हैं जो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे उसकी मसल्स क्या करेंगी, अनएरोबिकली रिस्पायर करेंगी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? क्या आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जब इतनी हैवी एक्सरसाइज या रनिंग करते हैं तो आपके हाथ
हाथ पाँव क्यों दुखते हैं? क्रैम्प्स मतलब आपके जकड़न, अगर आप भागते हैं तो आपके पाँव में क्यों अकड़न आ जाती है? द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। ऐसे क्रैम्प्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि उस समय हमारी मसल सेल ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायर करती है, जो कि एक टेम्परेरी हमारा स्टेप होता है। मसल्स ऑल द टाइम रिस्पायर नहीं करती, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कोज पर ही रिस्पायर करती है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो जो ग्लूकोज टूटती है वो पार्शियली टूटती है, पूरी तरह से नहीं टूटती, और एक अलग ही प्रोडक्ट बनाती है जिसे हम लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजिंग मसल्स क्रैम्प्स। और यही लैक्टिक एसिड हमारे जो पाँव में या हाथों में दर्द हमें दर्द का अनुभव देता है। द accumulation of lactic acid cause muscle cramps. We get relief from cramps after hot water bath और मसाज। इसी वजह से हम कहते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे पाँव दुख रहे होते हैं तो हम गर्म पानी से उसको धोते हैं। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और सभी को पता है कि जो ब्लड है वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन को। अगर ब्लड जल्दी जल्दी मूव करेगा तो ऑक्सीजन को फटाफट शरीर के सभी भागों तक पहुंचाएगा, और ये ऑक्सीजन जाकर लैक्टिक एसिड को किस में तोड़ देती है? ये ऑक्सीजन जाकर जो हमारे शरीर में जहाँ पर भी लैक्टिक एसिड होता है उसको दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे वाटर में तोड़ देती है। इस तरीके से अगर लैक्टिक एसिड ही नहीं होगा तो दर्द भी चला जाएगा। तो एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेज। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि The increase in supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ब्लड क्या लेकर आएगा? ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड टूट जाता है गर्म पानी के नहाने से। तो ब्रीदिंग क्या होती है? डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है, उससे हमें ब्रीदिंग के बारे में पता लग जाएगा कि ब्रीदिंग क्या होती है। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। आपको क्या करना है? आपको अपने नाक के छेद, नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नाक के छेद, उनको थोड़ा सा बंद करना है। वट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? आपको क्या महसूस होगा? आपको सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी, आपको सांस नहीं आएगा, तो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड? तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक मुश्किल से आप अपनी नाक को बंद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको खोलनी ही पड़ेगी। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ। तो सभी बच्चों ने ऐसा करके देखना है, लेकिन अपने पेरेंट्स या टीचर की प्रेजेंस में। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। तो इस तरह से हमें यह पता लगता है कि आप लंबे समय तक बिना सांस लिए रह नहीं सकते। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ब्रीदिंग का यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। अगर आपको ब्रीदिंग की डेफिनेशन जाननी है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है हवा का अंदर जाना जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और हवा का बाहर आना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। किसके द्वारा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग। ठीक है। तो द taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation। तो बच्चों हमें यहाँ से 2 टर्म निकल कर आई हैं कि हवा का अंदर ले जाना क्या कहलाता है? इनहेलेशन। और हवा का जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में है बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन। It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism। तो यह एक ऐसी प्रोसेस है जो अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसकी जीवन में लगातार होगी और अंत तक होगी। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। तो एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी दफ़ा सांस लेता है, आपको यह ध्यान में रखना है कि ब्रीदिंग रेट में आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को 1 टेक मानना है। ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली। अ ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो कहा जा सकता है कि एक ब्रेथ का मतलब है 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। वो 1 ब्रीथिंग रेट माना 1 ब्रीथिंग मानी जाएगी, सांस का अंदर और लेना और बाहर छोड़ना। तो यहाँ पर आपको होल्डिंग ब्रेथ कैसे अपनी सांस को बंद रखना है, नोस्ट्रिल्स को बंद कर कर, ये एक्टिविटी के ज़रिए दिखाया गया है और डायग्राम के ज़रिए दिखाया गया है।
Bhujo noticed that when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it was so? तो भुजो कहता है जब उसने 2-4 मिनट नाक बंद रख करके रखी, फिर एकदम से उसने फटाफट से सांस लिया बड़ी तेज़ी से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो आप फटाफट से सांस लेकर उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करते हैं। तो यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रेथिंग रेट। तो सभी बच्चों ने एक्टिविटी करनी है और यह जानना है कि आप 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हो। डू यू नॉट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो बच्चों यह चेंज आपने यह भी देखना है। डू यू नो वांट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट। तो आपको ये देखना है कि यह जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है क्या बदलती है अकॉर्डिंग टू योर जब भी आप काम कर रहे हैं फिजिकल वर्क। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यह नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।